कई देशों में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। झारखंड में भी सतर्कता। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी राज्य की विधि व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी। सुशासन सप्ताह के तहत राजधानी रांची में आयोजित हुई राज्य स्तरीय कार्यशाला। जेएसएससी अध्यक्ष ने गुड गवर्नेंस पर दिया जोर। और खेलो झारखंड राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का हुआ समापन। रांची ओवरऑल चैंपियन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। चीन, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए मामलों में इजाफे के साथ ही भारत में भी महामारी को लेकर फिर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में कोविड-19 की स्थिति से मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा भी होगी। वहीं इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय अधिकारी शामिल होंगे। वहीं इस बैठक में प्रधानमंत्री को देश में कोरोना की ताजा स्थिति के विषय में अवगत कराया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश कोरोना की किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है। कोविड स्थिति की समीक्षा के लिए कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद उन्होंने यह बात कही। दुनिया के कुछ हिस्सों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। मंगलवार को राज्यों को परामर्श जारी करने के बाद बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में कोरोना महामारी की समीक्षा बैठक दिल्ली में हुई। बैठक में दुनिया भर में फैल रहे संक्रमण के हालात को लेकर चर्चा हुई। बैठक में उन्होंने विश्व स्तर पर कोरोना के मामलों में वृद्धि के बीच देश में सतर्कता बरतने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए लोगों के साथ सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। देश किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सरकार का कहना है कि कोविड की स्थिति को लेकर वो सतर्क है और कहीं भी मामले बढ़ते हैं तो राज्यों को सतर्क किया जाता है। सावधानता हमेशा केंद्र सरकार लेती रही है। जहां भी कुछ आउटब्रेक्स दिखे हैं तो केंद्र सरकार राज्यों को अलर्ट मोड पे कुछ नोटिफिकेशन गाइडलाइंस देते हैं और कल भी हमारी मंत्रालय ने ये गाइडलाइंस इशू किए हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए। इससे पहले मंगलवार शाम को ही सरकार ने कोविड के ताजा हालात पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी थी और दुनिया में बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों पर सतर्कता बरतने को कहा था। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने चिट्ठी में सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि जहां तक संभव हो सभी पॉजिटिव मामलों के नमूने दैनिक आधार पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएं। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस साल जून में जारी की गई संशोधित निगरानी रणनीति का पालन करने को कहा है। कोविड नियंत्रण के लिए बनी तमाम सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों का भी कहना है कि सरकार पूरी तरह से सतर्क और तैयार है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं। हालांकि ये भी कहा गया है कि वायरस का जो वेरिएंट चीन में सक्रिय है उसके 4 मामले भी देश में हैं। एक वेरिएंट है BF7 जो कि कहा गया कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि वहाँ पे प्रेवलेंट है और हमारे इंसाकॉग सिस्टम ने वो 4 ऐसे डिटेक्ट किए हैं केसेस, जो 1 जुलाई में, 2 सितंबर में, 1 नवंबर में। तो हो सकता है उसकी प्रेजेंस देश में हो, लेकिन उसका कोई प्रभाव, दुष्प्रभाव तो देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा। हमारा स्वेज का सर्वेलेंस है, हॉस्पिटल्स में सर्वेलेंस है, वो भी बहुत ज़रूरी है कि कहीं अगर कोई नया वेरिएंट आता है जो चिंता का कारण बन सकता है तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। सूत्रों के मुताबिक देश में अभी 10 अलग अलग कोरोना के वेरिएंट हैं। इसमें सबसे ताजा वेरिएंट BF7 है। फिलहाल देश में ओमिक्रॉन के अलग अलग वेरिएंट ही फैल रहे हैं। देश में आज भी डेल्टा वेरिएंट कहीं देखने को नहीं मिल रहा। इस बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा,
भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क का उपयोग किया जाना चाहिए। विशेषकर अधिक उम्र के लोग एवं गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को मास्क का जरूर उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में केवल 27-28% लोगों ने ही एहतियाती खुराक ली है। एहतियाती खुराक सभी के लिए जरूरी है, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए। हवाई अड्डों पर कोरोना नियमों पर सरकार ने कहा कि अभी तक विमानन के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गौरतलब है कि जापान, अमेरिका, कोरिया, ब्राजील और चीन में अचानक कोरोना के बढ़ रहे मामले सामने आए। खासकर चीन में हालात ज्यादा खराब हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि चीन के मुकाबले भारत की स्थिति अलग है और बेहतर है। सिचुएशन चाइना के हिसाब से बहुत बेहतर है, क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी बहुत सक्सेसफुल रही है। बूस्टर डोज भी हाई रिस्क ग्रुप ने और ज्यादा लोगों ने लगा लिया है। नेचुरल इन्फेक्शन भी हो चुका है और हम देख रहे हैं कि केसेस कहीं भी बढ़ नहीं रहे हैं। उधर चीन में कोविड से हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ अस्पतालों में संक्रमित मरीजों की बाढ़ आ गई है। दवा दुकानों में दवाइयां खाली हो गई हैं। बीजिंग, शंघाई, वुहान, झेंगझोउ और चेंगडुगु में हालात काफी बेकाबू हो गए हैं। खबरों में कहा गया कि जहां पिछले एक हफ्ते में काफी मौतें हुई, चीन में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच अमेरिका ने भी चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिका ने चिंता जताई है कि वायरस नया रूप ले सकता है। अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा कि यह वायरस कभी भी भयानक रूप ले सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में अगले 90 दिनों में 60% आबादी कोरोना की चपेट में होगी। इस बीच ताजा आंकड़ों के मुताबिक महज 7 दिनों में दुनिया भर में 36 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि दुनिया के कई देशों में कोविड के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है। अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मगर चीन में कोरोना के मामले आ रहे हैं, इसलिए राज्य अलर्ट पर है। श्री गुप्ता ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण की अगली लहर न आए, इसे लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर एहतियाती तौर पर जो भी कदम उठाने हैं, वे सभी कदम उठाए जाएंगे। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने देशवासियों से कहा है कि कोविड को लेकर पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सिस्टमैटिक सर्वेलेंस, मल्टी प्राउंड सर्वेलेंस का प्रावधान है। ऐसा कोई रेड अलर्ट हमारे अपने देश में कोई ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर पैनिक। वी आर एब्सोल्युटली इन सेफ जोन। दिस नेशन हैज वेरी हाई कवरेज ऑफ वैक्सीनेशन। हम सबको ये ख्याल रखना है कि किसी भी व्यक्ति में, आजकल के मौसम है, ठंड का मौसम है, उसमें हमें अगर खांसी जुकाम होता है तो अपना टेस्ट करवा लीजिए। हो सकता है ये कोविड हो, लेकिन मोस्ट लाइकली कुछ और वायरस जो आम आते हैं, इन्फ्लुएंजा वगैरह, वो होंगे, तो वो करेंगे तो डिटेक्शन होगी, इसमें मदद हमें मिलेगी। दूसरी बात यह है कि पब्लिक में हम ग्रुप में हैं, लार्ज ग्रुप में हैं, तो फिर मास्क का प्रावधान हमें, जैसे हम लोग करते आए हैं, उसी तरह के उसको करना चाहिए। तो ये प्रक्रिया हमें और चुस्ती से इसको अपनाना चाहिए। जो वृद्ध हैं, जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, हमारे फैमिली के मेंबर, उनका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और बाकी प्रिकॉशन डोज, हम 18 साल के ऊपर सरकार की पॉलिसी का हिस्सा है और उस मीटिंग में ये आम राय बन के आई है कि प्रिकॉशन डोज जिनको नहीं मिली है, कोशिश की जाए कि वो सब के सब लें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन में कोविड के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। WHO के महानिदेशक ने कहा है कि चीन में जोखिम के आकलन के लिए स्वास्थ्य संगठन को स्थिति की गंभीरता, अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या और ICU की जरूरतों पर विस्तृत जानकारी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने बुधवार को एक बार फिर चीन से कोरोना महामारी की उत्पत्ति को बेहतर ढंग से समझने के लिए अनुरोधित डेटा को साझा करने को कहा है। WHO प्रमुख घेब्रेयेसस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि संक्रमण के दीर्घकालिक परिणामों से पीड़ित लोगों का इलाज कैसे किया जाए। इस महामारी की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में समझने के लिए सही डेटा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमने चीन से आंकड़ों को साझा करने का अनुरोध किया है। WHO प्रमुख ने कहा कि जमीन पर स्थिति का व्यापक जोखिम मूल्यांकन करने के लिए WHO को रोग की गंभीरता, अस्पताल में भर्ती और गहन देखभाल इकाइयों के समर्थन की आवश्यकताओं के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आज भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्ष के हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल की कार्यवाही की गई। उधर विधानसभा के बाहर भी राज्य की विधि व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों पर भाजपा विधायकों ने प्रदर्शन किया।
रिम्स की बदहाली के खिलाफ आज भाजपा विधायक समरी लाल ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से रिम्स की स्थिति में सुधार के लिए कमेटी गठित करने की मांग की। रांची के सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में मामला उठाते हुए यूपीएससी में पत्रकारिता और जनसंचार को एक विषय के रूप में शामिल करने की मांग की। शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकारिता और जनसंचार वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। पत्रकारिता और जनसंचार वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। देश में बड़ी संख्या में विद्यार्थी पत्रकारिता और जनसंचार की पढ़ाई कर रहे हैं। प्रतिवर्ष देश के विभिन्न संस्थानों से लगभग 50,000 से अधिक विद्यार्थी पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करते हैं। वर्तमान व्यवस्था में पत्रकारिता के विद्यार्थी पत्रकारिता, जनसंपर्क, विज्ञापन जैसे क्षेत्र में जाकर बेहतर काम करते हैं। सदन के माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि यूपीएससी में पत्रकारिता के विषय में को शामिल किया जाए। यह विषय सरकार और जनता के बीच समन्वय बनाने वाला विषय है। यदि यूपीएससी में पत्रकारिता और जनसंचार को शामिल किया जाएगा तो बड़ी संख्या में पत्रकारिता और जनसंचार के लोग बेहतर समन्वय का काम कर सकेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि एमएसपी पर खरीद को बढ़ाया गया है, जिससे किसानों को फायदा मिल रहा है। हमारे यहाँ कोविड-19 के दौरान सारा देश और सारी चीजें बंद थी, लेकिन अब देश के हर गरीब आदमी को खाद्यान्न समय पर उपलब्ध कराने का काम सरकार के माध्यम से हुआ। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। उसके परिणाम स्वरूप लगभग 3,90,000 करोड़ रुपए का इस पर व्यय हुआ। सुशासन सप्ताह को लेकर राजधानी रांची स्थित श्री कृष्ण लोक सेवा संस्थान में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी ने गुड गवर्नेंस पर जोर देते हुए कहा कि यह एक सतत प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस का उद्देश्य कमजोर वर्ग के लोगों पर फोकस होना चाहिए। तजाकिस्तान में फंसे झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो जिले के 44 श्रमिकों ने बकाया राशि का भुगतान कंपनी ने कर दिया है। यह जानकारी झारखंड राज्य माइग्रेट कंट्रोल रूम ने दी है। उसके मुताबिक श्रमिकों के सकुशल वापसी के लिए उनके टिकट के लिए बातचीत जारी है। गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड स्थित जौलिक बॉक्साइट उत्खनन क्षेत्र में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा लिए गए लीज एरिया का जिला खनन पदाधिकारी रामनाथ राय ने जांच की। उन्होंने बताया कि विभागीय निर्देश पर स्थल जांच की गई है। जालिम से नहीं, मैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बॉक्साइट माइंस पर हैं। यहाँ पर विभागीय निर्देश प्राप्त था कि इस माइंस के पास एक कोऑर्डिनेट पर माइनिंग एक्टिविटी हो रहा है कि नहीं। उसी जांच के क्रम में हम यहाँ आए, साइट विजिट किए और ये पाया गया कि जो कोऑर्डिनेट प्राप्त था वहाँ पर कोई माइनिंग एक्टिविटी नहीं है। पूर्व में वर्षों पूर्व वहाँ पर माइनिंग हुआ है और कुछ पार्ट को छोड़ करके ये माइंड आउट एरिया को रिक्लेम कर दिया गया है। अभी कुछ पार्ट ग्रहनुमा है, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। डिजिटल इंडिया अवार्ड में कोडरमा के DEGS कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर को गोल्ड मेडल मिला है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। पिछले 1 साल से कोडरमा में डिजिटल क्रांति के लिए किए जा रहे प्रयास को एक नया मुकाम मिला है। कोडरमा में जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे DEGS कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर को इलेक्ट्रॉनिक्स
एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गोल्ड मेडल देने की घोषणा की है। पिछले एक साल में DEGS कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर से 10,000 लोगों को निःशुल्क कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग दी गई है। उपायुक्त ने कहा कि सम्मान को डिजिटल क्रांति के रूप में देखा जा सकता है। JJ कॉलेज में खुलने वाला है और बहुत ही खुशी की बात है यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि के सहयोग से और यहाँ के जो आवाम है, जो जनता है, खासकर स्कूल के बच्चे हैं, प्रिंसिपल है, टीचर्स हैं, उन लोगों के उत्कृष्ट प्रदर्शन और उल्लास की वजह से लास्ट एक साल में लगभग 10,000 लोगों को, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं और बड़े भी शामिल हैं, जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं पंचायती राज के, उन सभी को हम लोगों ने बेसिक कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी है। और अभी ये लक्ष्य जो हम लोगों का है, क्योंकि सेंटर 1 से 2, 2 से 3 करके हुआ है, तो हर साल हम लोग 10 से 15,000 लोगों को ट्रेनिंग देंगे। अभी पुलिस कर्मियों की भी ट्रेनिंग चल रही है, साइबर क्राइम पर, साइबर फ्रॉड पर, सोशल मीडिया के मिसयूज पर। तो मुझे लगता है कि एक डिजिटल क्रांति के तौर पर हम लोग इसको कोडरमा में देख सकते हैं। फिलहाल कोडरमा जिले में 6 DEGS निःशुल्क कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं और 7वां ट्रेनिंग सेंटर JJ कॉलेज में खुलने वाला है। जिले के सभी प्रखंडों में हर उम्र के लोगों को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही युवाओं को एडवांस कोर्स और कंप्यूटर टाइपिंग में भी दक्ष बनाया जा रहा है। तो हम लोग को कंप्यूटर से गए तो फायदा है, अगर कहीं ऑनलाइन एग्जाम देना तो फायदा होगा। इससे होता है ना, जैसे प्राइवेट उस टाइप का यहाँ पे सिस्टम भी है, अगर एकदम कंफर्टेबल होता है ना, कंजेस्टेड नहीं है, अच्छा लगता है यहाँ पे मतलब करने में। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है और मतलब कंप्यूटर से ऑनलाइन सभी कार्य किए जा सकते हैं। जैसे मतलब पहले तो लगता था कि ये मतलब कठिन है, लेकिन अब तो मतलब सीखने के बाद लगता है कि ये आसान है। वर्तमान युग में हर किसी के लिए कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी है। रुपए पैसे के लेन देन से लेकर अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाएं भी अब ऑनलाइन होने लगी हैं। ऐसे में DEGS कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर लोगों के लिए लाभकारी साबित हो रहे हैं। अब इसमें हम लोग बेसिक, एडवांस और अभी एक नया कोर्स जो स्टार्ट किया है DEGS 4.1, उसमें है हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग। ठीक है, जैसे अभी सरकारी प्रतियोगिता जो भी होती है परीक्षा, उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों की टाइपिंग की परीक्षा जरूर होती है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये कोर्स का भी संचालन चल रहा है। इसमें सभी बच्चों को अब पर्सनल अपना कंप्यूटर मिलता है, जिसमें आप लोग टाइपिंग करते हैं। टाइपिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होता है उन लोगों को बताया जाता है कि टाइपिंग कैसे किया जाए। कोडरमा में समाहरणालय भवन के अलावा चंदवारा, मरकुच्चो, कोडरमा, जयनगर और सतगामा प्रखंड में DEGS कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर संचालित हैं, जहां निःशुल्क 90 दिनों की कंप्यूटर ट्रेनिंग इच्छुक लोगों को दी जा रही है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। घरों की चारदीवारी और मजदूरी करने तक सीमित रहने वाली राज्य की महिलाएं आज सखी मंडल से जुड़कर बदलाव की कहानियां गढ़ रही हैं। हजारों महिलाओं के लिए ये रोल मॉडल बनने लगी हैं। अति संवेदनशील माने जाने वाले पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड के मुरमा गांव की रहने वाली गुड़िया देवी 6 साल पहले तक उनका परिवार मछली पालन के व्यवसाय से जुड़ा हुआ था। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद आज गुड़िया समूह के माध्यम से 1 लाख रुपए का ऋण लेकर मलय डैम में पेडल बोट और स्ट्रीम बोट की सेवा लोगों को दे रही हैं। इनकम होने लगा और मेरा घर परिवार खुशहाल है और कुछ ऋण बचाते हुए और कुछ कहीं से लिए हुए हैं। गुड़िया कहती हैं कि मलय डैम हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहता है, जिससे वह प्रतिदिन अच्छी आमदनी कर लेती हैं। अब परिवार के भरण पोषण के साथ साथ बच्चों की शिक्षा भी अच्छे से हो पा रही है। मैं काफी खुश हूँ कि 1,500 आमदनी हो जाती है और कुछ हो जाती है उससे हो जाती है जो मतलब बहुत हमारा परिवार पहले बहुत स्थिति खराब था, तो अब कुछ ठीक है और कुछ इसमें ऋण बचाते हुए और कहीं से लेके एक नाव का और संचालन किए हैं। गुड़िया देवी इस बात का जीता जाता उदाहरण है कि आजीविका मिशन से जुड़कर राज्य की लाखों ग्रामीण महिलाएं आर्थिक तरक्की और सामाजिक बदलाव का वाहक बन रही हैं। पलामू से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
गोड्डा जिले में उपायुक्त ने जिला स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की। बैठक में झारखंड राज्य प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2022 के तहत जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 10 में अध्ययनरत SC, ST एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया गया। गिरिडीह जिले में जिला स्तरीय 1 दिवसीय जीवनांक संबंधी प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और अन्य पदाधिकारियों ने किया। कार्यशाला में जन्म मृत्यु संबंधी सभी प्रकार के प्रपत्र को सही भरने का प्रशिक्षण दिया गया। गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों में परिवार कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्यक्रम किया गया। परिवार कल्याण कार्यक्रम भारत सरकार की महत्वाकांक्षी एवं कल्याणकारी योजनाओं में से एक है। गढ़वा जिले के उप विकास आयुक्त ने खरौंधी प्रखंड के सभागार में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने खरौंधी प्रखंड के सभी पंचायत प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। पाकुड़ जिले के उपायुक्त ने विभिन्न विभागों के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने छात्रवृत्ति योजना, सावित्रीबाई योजना, मुख्यमंत्री सुखाड़ योजना का प्रगति प्रतिदिन साझा करने और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। पलामू जिले के नावा बाजार प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों का उपायुक्त ए दोडे ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फोटो युक्त मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत सुपर चेकिंग की और BLO को पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। सरायकेला खरसावां जिले के उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई ने सरायकेला प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का निर्देश दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुशासन सप्ताह के तहत जिला और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की मौजूदगी में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेज के प्रचार प्रसार और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने पर बल दिया गया। साहेबगंज जिले में उपायुक्त ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने पदाधिकारियों को निष्पादन की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। बोकारो जिले में उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देश पर प्रेस क्लब के लिए चिन्हित भूमि का जिला संपर्क पदाधिकारी राहुल भारती ने मापी करवाई। मौके पर सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह समेत कार्यालय के कई कर्मी उपस्थित थे। दुमका में आयोजित जोनल स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग के फाइनल में गोड्डा जिले का प्रतिनिधित्व कर रही बोआरी जोर प्रखंड की टीम ने पाकुड़ की टीम को हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया। गोड्डा के उपायुक्त ने विजेता टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन भी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम शुष्क बना हुआ है। तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत की ओर से आने वाली ठंडी हवा रुक गई है।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित खेलो झारखंड राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का समापन हो गया है। खेलगांव में संपन्न हुई इस प्रतियोगिता में रांची की टीम 106 पॉइंट के साथ ओवरऑल चैंपियन बनी, जबकि गुमला की टीम 79 पॉइंट के साथ ओवरऑल रनर अप रही। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में 26 दिसंबर को राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू होगी। 29 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में चारों जोन की टीमें भाग लेंगी। इस प्रतियोगिता की विजेता टीम को 3 लाख रुपए और उप विजेता टीम को 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। बीस वर्ष पूर्व जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में शहीद हुए चतरा के सिमरिया प्रखंड के पुंडरा निवासी राजेश साव आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। बेटे को याद कर उनके बूढ़े माता पिता की आंखें नम हो जाती है। हालांकि उनकी शहादत को व्यवस्था भूल चुकी है। शहादत के समय किए गए वादे शासन प्रशासन ने अब तक पूरे नहीं किए। दिसंबर 2002 को जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में आतंकवादियों से लोहा लेने के दौरान राजेश साव वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद शहीद को श्रद्धांजलि देने सरकार के कई मंत्री, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी उनके पैतृक गांव पहुंचे थे, जहां परिजनों को ढांढस बंधाते हुए सहायता के लिए आश्वासनों की बाढ़ लगा दी गई थी। शहीद के पिता शिव नारायण साव का कहना है कि राजेश की शहादत के समय अफसरों ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन बाद में किसी ने सुध नहीं ली। 20 दिसंबर 2002 को अपना बेटा के भारत माता के गोद में सौंप दिए। मुख्यमंत्री आए, बहुत बड़े बड़े अफसर, सांसद, ये सब आए, आश्वासन देते गए कि जमीन आपको मिलेगा, पेट्रोल पंप मिलेगा। कुछ नहीं मिला आज तक। 18 साल बीत गया। हम लोग गरीबी का जिंदगी जीते आ रहे हैं। बहू भी छोड़ के चली गई। हम लोग को कोई खोज पूछ नहीं कर रही है। छोटा लड़का की नौकरी भी देने की बात आया तो आज तक कोई नौकरी भी नहीं मिला। कारगिल शहीद राजेश साव के वयोवृद्ध माता पिता गरीबी और लाचारी का जीवन जीने को मजबूर हैं। राजेश की माता बताती हैं कि राजेश की शहादत के बाद सरकार ने 22 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से पेट्रोल पंप, आश्रित को सेना में नौकरी और 5 एकड़ खेती योग्य जमीन देने का आश्वासन भी दिया गया था। पेट्रोल पंप भी देंगे, सब चीज मान सामान देंगे, लेकिन कुछ भी आज तक नहीं मिला। तक जो है से स्मारक तक भी नहीं बैठा, जो कि जोगेंद्र बैठा बोले कि हम 2 स्मारक देंगे, लेकिन आज तक एक भी स्मारक नहीं बैठा है। शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ऐसा लगता है ये पंक्तियां अब राष्ट्रीय पर्व पर दोहराने मात्र रह गई हैं। चतरा से अशोक तुलसिया की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कई देशों में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। झारखंड में भी सतर्कता। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी राज्य की विधि व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी। सुशासन सप्ताह के तहत राजधानी रांची में आयोजित हुई राज्य स्तरीय कार्यशाला। जेएसएससी अध्यक्ष ने गुड गवर्नेंस पर दिया जोर। और खेलो झारखंड राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का हुआ समापन। रांची ओवरऑल चैंपियन।